नमस्कार दोस्तों, हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं महाराणा प्रताप और उनका मुगलों से संघर्ष। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए और हमें जानना भी चाहिए। परीक्षा का दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि हर दृष्टिकोण से हमें उन सारे योद्धाओं को पढ़ना चाहिए, उन सारे राष्ट्र नायकों को पढ़ना चाहिए जिनका प्रशासन में ही नहीं, समाज में ही नहीं बल्कि स्वाभिमान से लेकर राष्ट्रीय अस्मिता तक सभी में योगदान रहा। महाराणा प्रताप एक ऐसे शासक हुए हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो ऐसे शासक थे जो लोकप्रिय और जनप्रिय शासक थे। समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो निम्न तबका हो चाहे उच्च तबका हो, कोई भी वर्ग उनसे कभी असंतुष्ट नहीं था। तो समाज को इस प्रकार से साथ लेके चलने का संदेश देते महाराणा प्रताप। वे एक ऐसे जननायक के रूप में थे जिन्होंने अपनी सेना में भीलों को सबसे ज़्यादा स्थान दिया था और भीलों के बूते ही वो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ सकते थे। वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने स्वाभिमान, राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय मतलब मेवाड़ का जो स्वाभिमान था उस समय वो राष्ट्रीय था उनके लिए, उसके लिए मर मिटने की एक प्रकार से साहस था उनमें। वे ऐसे जननायक थे जो एक प्रकार से सीमित संसाधनों से भी बड़ी से बड़ी शक्ति से टक्कर लेने की क्षमता रखते थे। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महाराणा प्रताप के उस प्रशासनिक प्रबंधन से हमें बहुत सीखने को मिलता है, उनकी सोशल हार्मोनी से हमें बहुत सीखने को मिलता है। वो न केवल एक योद्धा थे बल्कि वो अच्छे प्रशासक भी थे, अच्छे यूँ कहिए कि संयोजक भी थे और एक अच्छे प्रबंधक भी थे। इतने संसाधन नहीं थे मेवाड़ के पास में जितने मुगलिया सत्ता के हुकूमत के पास में थे, लेकिन उसके बावजूद भी बराबर की टक्कर दी थी, वो पराजित नहीं हुए। तो कहने का साफ मतलब था कि ऐसे राष्ट्र नायकों को परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि उनको जानने के लिए भी हमें पढ़ना चाहिए उनको। ठीक है, तो टॉपिक रहेगा महाराणा प्रताप व मुगल। ठीक है, इस टॉपिक को विद्यार्थियों हम 3 पार्ट में बांट रहे हैं। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय करेंगे, उसके बाद में मुगल अभियान करेंगे, मुगलों से संघर्ष। ठीक है, और उसके बाद में हम अन्य तथ्य कुछ ले लेंगे। मुगलों से संघर्ष को हम 3 भागों में बांट देंगे। एक हम ले लेंगे आपके हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ युद्ध और दिवेर युद्ध। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हम इनके मुगलों से संघर्ष में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट में कर रहा हूं आपके जीवन परिचय से, चूंकि महाराणा प्रताप और मुगलों का संघर्ष फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में सीधा यही टॉपिक है, तो मैं ज़्यादा इसको डीप पीछे नहीं ले जाऊंगा, उदय सिंह तक नहीं ले जाऊंगा। मैं महाराणा प्रताप के शासनकाल से शुरू करूंगा। ठीक है, क्योंकि उससे पहले ले जाने में मेवाड़ के महाराणा शाखा, राणा शाखा अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो 1 महीना क्लासेस चल जाएगी, जो कि यहाँ पे उसका औचित्य नहीं है। यहाँ पे हमें केवल महाराणा प्रताप को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय करते हैं। और अगर अपन जीवन परिचय की बात करें विद्यार्थियों, तो इनका जीवन जो है, आरंभिक जीवन, उसको ऐसे समझिए कि पूरा क्षेत्र इनका मेवाड़ क्षेत्र रहा और कुंभलगढ़ का इलाका, उदयपुर वगैरह, ये सारे क्षेत्र इसके रहे थे। अब इनका जन्म हुआ 9 मई 1540 को। ठीक है, अब 9 मई 1540 को जब इनका जन्म हुआ तो वो हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर, बादल महल के अंदर हुआ था, जो कि आजकल बंद है। वो किले के ऊपर का वो महल बंद है, क्षतिग्रस्त हो गया है। उदय सिंह की संतान थे, उदय सिंह महाराणा थे मेवाड़ के, और अखिराज सोनगरा
जो पाली के थे, इनकी पुत्री थी जयंता बाई, जो कि उदय सिंह की पत्नी थी। परंपराएं और मान्यताएं ये कहती है कि उदय सिंह ने 20 के आसपास शादियां करी थी, जिसमें उनके करीबन 25 राजकुमार थे और कई राजकन्याएं भी थी। तो सोनग्रा जयंता बाई की गर्भ से महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और अगर अपन उसको विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार देखें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जन्म हुआ था। और जब ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया की बात आती है तो वो तिथि क्या है ना कि चेंज होती जाती है। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जैसे पिछली बार 25 मई को थी, तो कई बार क्या हम महाराणा प्रताप की जब जयंती मनाते हैं तो 2 जयंतियाँ आ जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को चेक करते हैं तो हर साल कभी 25 मई कभी 20 मई इस टाइप से चलता है। और अंग्रेजी डेट के अनुसार उस महीना था 9 मई, जो कभी चेंज होता नहीं है, इसलिए 9 मई तो कन्फर्म होता है। लेकिन ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कई बार क्या होता है कि हम 2 जयंतियाँ मनाते हैं, तो इस प्रकार से होता है ये। ठीक है, तो अब देखिए, उदय सिंह के पुत्र थे और जब उदय सिंह की मृत्यु हुई, तो उदय सिंह की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद महाराणा प्रताप को उनका उत्तराधिकारी के रूप में मेवाड़ के सिंहासन पर बिठाया इनको। और मेवाड़ के सिंहासन पर बैठने के बाद उस समय मुगल शासक अकबर, सम्राट अकबर का शासन था और अकबर से सीधी टक्कर थी उनकी एक प्रकार से। तो आप ऐसे समझिए इसको कि महाराणा प्रताप और अकबर, अगर इन दोनों में से किसी एक को निकाल दिया जाए तो दोनों का इतिहास अधूरा हो जाता है। क्योंकि जब भी अकबर को पढ़ते हैं तो महाराणा प्रताप के साथ उनका संघर्ष पढ़ाना ही पड़ता है, या मेवाड़ के साथ उनका संघर्ष, और जब महाराणा प्रताप को पढ़ाते हैं तो अकबर के साथ उनका संघर्ष जो है वो दिखाना पड़ता है। तो जीवन परिचय हालांकि आप सबको अच्छे से पता है, तो मैं इसका बहुत सामान्य जीवन परिचय आपको बता देता हूँ। ये वो स्थान है किले के अंदर जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जैसे बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, और कुछ फंफूद ऐसे होते हैं असामाजिक तत्व जो ये नाम लिखते हैं। देखो, ये उनको और कोई काम नहीं होता, ये इस बोर्ड पे जाके नाम लिखेंगे। और ये इतने अध कचरे अधूरे ज्ञान के लोग होते हैं जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, आधे पढ़ लिए, ठीक है, और आधे पढ़ने के बाद ये फेमस हो रहे हैं। देखो देखो, ये हर जगह की यही हाल है। भारत के अंदर पुरातत्व क्यों नहीं खोजा, ढंग से क्यों नहीं खोज पाए? क्योंकि जहाँ कहीं भी कुछ ईंट मिली या कुछ साक्ष्य मिला तो यहाँ तो दबा दिया उसको, यहाँ उससे घर बना दिया, और अगर उससे नहीं टूटा तो उसके ऊपर नाम लिख लिया। रेलवे के बाथरूम तक नहीं छोड़े हमने, ठीक है। हर जगह इस प्रकार से नाम लिखे हुए मिलेंगे आपको। कोई पर भी ऐसा मॉन्यूमेंट्स होगा तो इस प्रकार के नाम मिल जाते हैं। मतलब आप सोचिए, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है और वहाँ पे भी इन्होंने ये चूके नहीं है, यह फेमस हो गए हैं। देखो ये, अब पता नहीं क्या मिलता है इन लोगों को, मुझे इतना कभी समझ में नहीं आया इनका ये मामला। जो भी है, तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले के अंदर हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि पाली में हुआ था इनका जन्म, कुछ इतिहासकार बताते हैं। तो कुछ इतिहासकार जो बताते हैं वो हमें इतना ध्यान नहीं रखना है, लेकिन हमें जो मान्यता प्राप्त चीज़ें हैं वो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब मैं इस बात को है वो साथ साथ में लिखते जा रहा हूँ और आप इसको समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा जीवन परिचय। जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय में क्या देखने हमें क्या क्या देखना है? देखिए, सबसे पहले हमें देखना है इनका डेट ऑफ बर्थ 9 मई 1540, जिसको हम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय ठीक है। अब ये ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया क्या है? ये अपना तो क्या हिंदू कैलेंडर चंद्रमास पे आधारित है, तो हर साल इनकी तिथि बदलती रहती है। अब इस साल अगर आप देखोगे तो ज्येष्ठ शुक्ल तिथि मेरे हिसाब से 20 मई के आसपास थी, तो फिर वापस वही बात गड़बड़, पिछली बार वो 23 मई को थी। तो कई बार हम 9 मई को पहले जयंती मना लेते हैं, फिर 20, 30, 23 मई जो भी आ गई, फिर अपन वापस एक और बार जयंती मना लेते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये बेसिकली दोनों कैलेंडर के आधार पे है, ठीक है। तो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग
के बादल महल में हुआ। बादल महल में जन्म हुआ। ठीक है, कुछ स्रोत पाली लिखते हैं, कुछ स्रोत क्या लिखते हैं, पाली लिखते हैं, लेकिन वो कुछ स्रोतों के ऊपर हमें जाना नहीं है। पाली क्यों लिखते हैं उसके पीछे सीधा सा रीज़न था इनका। रीज़न ये था कि इनका ननिहाल पाली में था, और पहले क्या होता था कि ऐसे जब भी बच्ची को वो गर्भवती होती थी तो उसको मायके ले जाया जाता था। ऐसे पानी पिलाना बोलते हैं हमारी साइड में। तो इनका ये मानना है कि उस समय इनकी माता जी जयंता बाई अपने मायके थी और उस समय वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ऐसा कुछ स्रोत ऐसे बताते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इनकी माता जी पाली के अखिराज सोनगरा की पुत्री जयंता बाई तथा पिता महाराणा उदय सिंह थे। ठीक है, अब देखिए ये जो अखिराज सोनगरा है, इनके एक बेटी बीकानेर में ब्याही गई थी जो कल्याणमल थे उनको। ठीक है, तो एक बेटी की विवाह कल्याणमल से हुआ था और एक का विवाह उदय सिंह से हुआ था। तो उदय सिंह से विवाह हुआ, उससे गर्भ से महाराणा प्रताप की उत्पन्न हुए और कल्याणमल के पृथ्वीराज राठौड़ उत्पन्न हुए थे। और इन पर आपको पता होगा कन्यालाल सेठिया ने पाथल और पीथल काव्य भी लिखा है। ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान के पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल कहा गया, इनको पाथल कहा गया। तो पाथल और पीथल जो है ये काव्य भी कन्यालाल सेठिया ने लिखा था। तो वो खैर संस्कृति की बातें, आप इतना ध्यान रखना इनको, मैं बता ही लेता हूँ यहाँ पे। पीथल कन्हैयालाल है ना सेठिया, ध्यान रखना। पीथल कहा गया पृथ्वीराज राठौड़ को, बीकानेर। ये कहा गया महाराणा प्रताप को। दोनों मासी के बेटे भाई हो गए ना। ठीक है, तो ये बात हो गई। पिता महाराणा उदय सिंह थे और इस जगह पे इनका जन्म हुआ बादल महल के अंदर। अब क्या हुआ, अब परंपराओं के अनुसार महाराणा उदय सिंह ने करीबन 20 शादियां की थी और 25 राजकुमार थे। तो ऐसी स्थिति में कुछ प्रिय रानियां भी थी, कुछ आपके परिव्रता भी थी, कुछ राजमहिषियाँ भी थी। राजमहिषी मतलब मुख्य रानी होती है जो सबसे प्रिय होती है, और कुछ परिव्रता होती है जो मतलब अलग होती है एक प्रकार से। ठीक है, तो एक तो इनका ये माता पिता, जन्म स्थान, ये सारी बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब क्या हुआ, तीसरा पॉइंट जीवन परिचय में। तो जब इनकी एक प्रकार से ऐसे समझिए कि महाराणा उदय सिंह जब जिंदा थे तो उन्होंने अपने जीवन काल में ही जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक है, क्योंकि जगमाल इतने योग्य नहीं थे जितने महाराणा प्रताप थे। तो मेवाड़ के जो सामंत थे, मेवाड़ के जो ठाकुर थे, जागीरदार जो थे, वे चाहते थे कि महाराणा प्रताप शासक बने, जबकि उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी भटियानी रानी थी धीरबाई। भटियानी रानी का मतलब राजपूतों में आज भी जो कन्या होती है जिसका विवाह होने के बाद में उसकी जाति वो अपने जो है वो अपनी मूल जाति यूज़ करती है। जैसे कोई राठौड़ों की बाई है और उनकी शादी अगर किसी भाटियों से हो जाती है तो वो अपने नाम के पीछे राठौड़ी लगाती, नाम चेंज नहीं करती है। जैसे भाटियों की बाई है तो वो भटियाणी कहलाती है, क्योंकि वो
भाटियों से संबंधित, और अपने नाम के पीछे भी वो भाटी लगाती है। तो भटियाणी रानी का मतलब होता है कि वो भाटी थी मूल रूप से, ठीक है। तो रानी भटियाणी अगर आ जाए ना तो मतलब वो भाटियों से संबंधित हो जिसका नाम कोई दूसरा होता है, तो ऐसी परंपरा रहती है। तो इनकी उदय सिंह की एक भटियाणी रानी थी धीरबाई करके, उनकी संतान थी जगमाल, ठीक है। वो प्रिय रानी थी, तो उसके आग्रह पर उन्होंने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन मेवाड़ के महाराणा के जितने भी सामंत थे वो सब ये चाहते थे कि उदय सिंह के उत्तराधिकारी आपके महाराणा प्रताप बने। तो प्रताप सिंह को सब उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। और जब इनकी डेथ हो गई उदय सिंह की 28 फरवरी 1572 को, होली का दिन था, और डेथ होने पर कुछ लोगों ने जो कुछ चुनिंदा लोग थे उन्होंने जगमाल को आगे किया। लेकिन पहले क्या होता था कि जब राजमहल के अंदर राजा की डेथ होती थी तो राजा को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता था, और उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वो घर पे ही ठहरता था, और उसको घर पे ठहर के उनका राज तिलक कर लिया जाता था। तलवार बंधाई कार्यक्रम बाद में होता था, राज तिलक पहले कर लिया जाता था ताकि सिंहासन खाली ना रहे। कई बार क्या होता था कि ऐसी स्थितियों में बाहर से अटैक भी हो जाता था, तो ज्येष्ठ पुत्र को घर रखा जाता था। तो इस स्थिति में जब उदय सिंह की डेथ हुई, मृत्यु हुई, तो उसके बाद महाराणा प्रताप का पीछे गोगुंदा में राज तिलक कर लिया गया। और ये राज तिलक के साथ में फिर जो सलूम्बर के रावत थे, सलूम्बर के रावत ही तलवार बांधते थे यहाँ पे, और मानसिंह सोनगरा जो जालोर के थे उनकी उपस्थिति में कृष्णदास जो कि सलूम्बर के रावत थे उन्होंने तलवार बांधी, और उसके साथ ही महाराणा प्रताप उत्तराधिकारी हो गए। और महाराणा प्रताप जैसे उत्तराधिकारी हो गए तो जगमाल नाराज हो गया, और नाराज जगमाल चला गया अकबर के पास में। अब जब अकबर के पास में चला गया तो अकबर को तो मेवाड़ क्षेत्र ही बचा था भारत के अंदर जो उसके पास था नहीं, बाकी तो सारे क्षेत्र उसने अपने कब्जे में कर लिए थे। तो ये केवल एक यही क्षेत्र बचा था, एक यही क्षेत्र बचा था जो इनके कब्जे में नहीं था, बाकी ऑलमोस्ट सारा भारत इनके कब्जे में था, ऑलमोस्ट है ना। तो अब इस स्थिति में अकबर के पास जाते हैं तो यह एक प्रकार से हस्तक्षेप करने का एक बड़ा खूबसूरत अवसर था अकबर के लिए, और अकबर ने बाकायदा आपके जगमाल को सम्मान दिया और एक प्रकार से जहाजपुर की जागीर भी दे दी, और बाद में सिरोही का छोटा मोटा क्षेत्र भी दे दिया। ऐसे करके जगमाल आजीवन शत्रु बन गया महाराणा प्रताप का। जगमाल शत्रु बन गया, और बाद में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सिरोही के अंदर दत्तानी का युद्ध हुआ था सुल्तान देवड़ा और अकबर की सेना के बीच में, 1583 की मैं बात कर रहा हूँ। और दत्तानी के युद्ध में वहाँ पे सुल्तान देवड़ा सुल्तान ने अकबर के 9 सेनापतियों को मारा था। अल्टीमेटली जीत तो अकबर की हुई, लेकिन क्षति इतनी हुई थी जिसकी कल्पना अकबर ने कभी की नहीं थी। उसी दत्तानी के युद्ध में जगमाल एक प्रकार से मारा गया, और 1583 में जगमाल की कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो जगमाल आजीवन शत्रु बना रहा महाराणा प्रताप का, ठीक है। अभी हम महाराणा प्रताप के संघर्ष पे नहीं आए हैं, अभी हम महाराणा प्रताप के राजा बनने से पहले की बातें कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही महाराणा प्रताप महाराणा बन जाएंगे उसके बाद उनका मुगलों से संघर्ष शुरू होगा। तो अब देखिए ये तो इनके जन्म की बात हो गई। आगे देखिए क्या हुआ फिर। अब हम जो मेन पॉइंट पे आ रहे हैं अभी। अब मेन पॉइंट ये है कि राजा बनने से पहले कौन सी चुनौतियां थी इनके समक्ष, उस पर हम अभी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभी वापस वही पॉइंट लिखेंगे जो हमने पहले किया था कि उदय सिंह ने अपने जीवन काल में अपनी प्रिय रानी भटियानी रानी भी आप कर सकते हो, धीरबाई की गर्भ से
उत्पन्न जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। घोषित किया था। घोषित किया था। ठीक है, अब मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं, आप इसको लिख लेना। घोषित किया था, परंतु मेवाड़ के सरदार मतलब ये सरदार का मेरा मतलब यही होता है, सामंत, ठाकुर, रावत सब। प्रताप सिंह को महाराणा बनाना चाहते थे। ठीक है, उदय सिंह की मृत्यु पर गोगुंदा में प्रताप सिंह का राज तिलक कर महाराणा प्रताप महाराणा बनाया। इस दौरान मान सिंह सोनग्रा चौहान मान सिंह सोनग्रा की उपस्थिति में सलूम्बर के रावत कृष्णदास ने प्रताप के तलवार बंधाई की रस्म को पूर्ण किया। ठीक है, पूर्ण किया। अब आप इसको ऐसे समझिए कि पहले क्या होता था, मैंने आपको जैसा कि बताया कि जब महाराणा की डेथ होती थी, राजा की डेथ होती थी, तो उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता था या जो उत्तराधिकारी बनने वाला होता था उसको घर पे रख लिया जाता था। बाकी सारे शमशान घाट की तरह जाते थे और वहाँ पे पीछे उसका राज तिलक कर लिया जाता था। ठीक है, तो फिर महाराणा प्रताप को रोका गया और मेवाड़ के महाराणाओं की जो तलवार बांधने की रस्म होती है, ये सलूम्बर के रावत करते थे, जो प्रथम श्रेणी का एक प्रकार से ठिकाना था। उनमें सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ माना जाता था। तो कृष्णदास उस समय रावत थे और मान सिंह सोनग्रा जो कि पाली जालोर आप कह दो वहाँ से संबंधित थे, तो वो उनकी उपस्थिति में ये सारा कार्य हुआ। और जैसे ही तलवार बंधाई की रस्म हुई, वैसे ही उदय सिंह के उत्तराधिकारी के तौर पे ऑफिशियली महाराणा प्रताप नामित हुए, नियुक्त हुए, चयनित हुए, जो भी आपको चयनित क्या नियुक्त किए गए और महाराणा प्रताप महाराणा बन गए, प्रताप सिंह महाराणा बन गए। तो आपको ये हम पंक्तियाँ क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि कई बार ऐसे सवाल आता है कि तलवार बंधाई की रस्म किसने की, उस रस्म के संबंध समय कौन उपस्थित था, तो इस टाइप से सवाल आता है। ठीक है, यह 28 फरवरी 1972 होली का दिन था। यह
28 फरवरी 1572 होली का दिन था। होली का दिन था। ठीक है, और बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला गया। ठीक है, अकबर के पास चला गया। और अकबर के पास चला गया, अकबर ने क्या दिया? अकबर ने है वो इनको एक जागीर दे दी, चला गया। अकबर ने जगमाल को जहाजपुर की जागीर दी। कालांतर में सिरोही का आधा भाग दिया। अब ये प्रश्न पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के अंदर, हिस्ट्री पेपर के अंदर पूछा था मेरे हिसाब से, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महाराणा प्रताप के संबंध में ठीक नहीं है या ठीक है। इस टाइप से 4 कथन दिए गए थे। उसमें एक प्रश्न ये भी था कि जगमाल जो है क्रुद्ध होकर अकबर के पास चले गए और जगमाल को ये जागीर दी गई थी, इस टाइप से था। आधा भाग दिया गया। 1583 के दत्तानी युद्ध में जगमाल अकबर की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि आजीवन शत्रु था, एक प्रकार से आजीवन शत्रु बना रहा। दत्तानी का युद्ध अगर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं तो 1583 में हुआ था। सिरोही वर्सेस सिरोही के राव सुल्तान देवड़ा शासक था वर्सेस अकबर के सेनापति थे की सेना। ठीक है, जीते तो अकबर की सेना थी, लेकिन 9 सेनापति मारे गए थे अकबर के। ठीक है, अकबर को काफी लॉस हुआ था इस समय। इस युद्ध में जगमाल भी एक सेनापति की हैसियत से मारा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये राज्याभिषेक से पहले की बातें थी, और राज्याभिषेक से पहले की बातें हमें बतानी इसलिए भी ज़रूरी है कि सीधे हम 28 फरवरी 1572 से शुरू नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा लेट शुरू करना पड़ता है। ठीक है, तो ये फरवरी 1572 के अंदर ये घटनाएं हुई, और अब उदयपुर यूँ कहिए उदय सिंह के आधिकारिक रूप से जो यूँ कहिए आपकी उत्तराधिकारी हुए, वो आपके महाराणा प्रताप हो गए। ठीक है, अब देखिए इनका ये जीवन परिचय हमारा इतना ही था। अब जीवन परिचय हो गया, अब हम देखते हैं इनका मुगलों के साथ में संघर्ष। अब देखो विद्यार्थियों, मुगलों के साथ में जो संघर्ष हुआ है उसको अपन 3 भागों में बांट देते हैं। पहले हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 के अंदर, और फिर 1578 से लेकर 80 के बीच में 5 अभियान होते हैं कुंभलगढ़ के ऊपर। उनको सम्मिलित रूप से डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कुंभलगढ़ का युद्ध कहा है, जिसमें आपके कुतुबुद्दीन खान, मोहम्मद मुजाहिद बेग, भगवान दास और मान सिंह, इन्होंने मिलकर एक अभियान किया। 3 अभियान कंटिन्यू शहबाज खान ने किए कुंभलगढ़ किले के ऊपर, और बाद में एक अभियान आपके
मानसिंह भगवान उसने जगन्नाथ कछुआ ने किया। जगन्नाथ कछुआ नहीं, जगन्नाथ कछुआ ही था, देखते हैं आगे। तो इस प्रकार से 5 अभियान हुए। फिर दिवीर के अंदर 1582 में एक और अभियान हुआ और 1585 में लास्ट अभियान हुआ। उसके बाद मुगलों का और मेवाड़ का एक प्रकार से कोई अभियान नहीं होता है। तो मुगलों से जो संघर्ष है इनका बेसिकली 1572 से शुरू होगा और 1585 पे ख़त्म होगा। 13 वर्ष तक रहा। अब इनमें से युद्ध तो कम ही है। स्टार्टिंग में तो केवल युद्ध का अगर अपन बात करें तो 1576 से शुरू हो जाते हैं। तो मुगल और महाराणा प्रताप के जो संबंध है वो 72 से लेकर 85 तक रहे। अब अपन इस पॉइंट पे आते हैं जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, महाराणा मुगल संबंध, महाराणा प्रताप ऐसे लिख लेना। और ये संबंध रहते हैं आपके 1572 से लेकर 1585 तक, 1585 तक। तो अब इस 13 साल के अंदर क्या घटनाएं हुई, इस 13 साल के अंदर क्या हुआ, अब हम इसके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था। अब जब महाराणा प्रताप शासक बने, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ और उसके बाद में आपको एक प्रकार से बात को हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि जैसे ही अकबर जब शासक बना, तो अकबर के शासक बनने के बाद अकबर ने ऑलमोस्ट सारे क्षेत्रों को जीत लिया था। मेवाड़ एक ऐसा इलाका था जो अकबर की पहुंच से तो बाहर नहीं था, लेकिन राज्य शासन सत्ता अधिकार से बाहर था वो, और अकबर नहीं चाहता था कि वो उससे बाहर रहे। ठीक है, तो एक प्रकार से उन्होंने अपनी प्रेस्टीज का सवाल बना लिया था, क्योंकि अकबर अपना साम्राज्य विस्तार डेफिनेटली करना चाहता था, लेकिन साम्राज्य विस्तार के स्कोप और भी बहुत थे। क्यों? वो दक्षिणी भारत पूरा पड़ा था, वो उसको जीत सकता था, नॉर्थ ईस्ट जीत सकता था, इधर पाकिस्तान आगे कंधार काबुल के इलाके जीत सकता था, क्योंकि बाबर ने जो खोए थे वापस तो कोई जीत नहीं पाया था, वहाँ पे जीत सकता था। कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जो अकबर की राज्य शासन अधिकार से बाहर थे। तो मेवाड़ एक छोटा सा इलाका था, उसके ऊपर अकबर की महत्वाकांक्षाएं क्या थी? महत्वाकांक्षा सिर्फ इतनी थी कि राजपूताना के जितने भी राजपूत शासक थे ऑलमोस्ट सारों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऑलमोस्ट बता रहा हूँ, ऐसे चंद्रसेन ने नहीं की थी, सुरई के शासकों ने लंबे समय तक नहीं की थी, लगभग बड़े सभी राज्यों ने, जयपुर, जोधपुर वगैरह, इन सब ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र मेवाड़ ऐसा राज्य क्षेत्र था जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और यह बात जो है साम्राज्य विस्तार से भी ज़्यादा अकबर को इसलिए भी अखरती थी कि उसकी अधीनता स्वीकार क्यों नहीं की। तो ये उसकी प्रेस्टीज का सवाल बन गया था, प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था, मेवाड़ को अपने अधीन लाना। बाकी देखिए अकबर के जितने भी दूत आए, चाहे जलाल खान कूची के नेतृत्व में आया हो, चाहे मान सिंह के नेतृत्व में आया हो, चाहे भगवान दास के नेतृत्व में आया हो, चाहे आपके टोडरमल के नेतृत्व में आया हो, सभी की एक ही बात होती थी। वो सब ये नहीं कहते थे कि आप अधीनता स्वीकार करो, वो सिर्फ ये बात कहते ये नहीं कहते थे कि आपका राज्य हम अड़पेंगे, सिर्फ अधीनता स्वीकार कर लो, आपकी पाग कभी वहाँ झुकेगी नहीं, आपका घोड़ा कभी दागा नहीं जाएगा, आपको कभी टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, हम सभी आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र करते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक औपचारिक रूप से ही सही, बट आप बस अधीनता स्वीकार कर लो। बस इस बात से ये लगता है कि मुगल शासक जो है, मुगलिया हुकूमत, अकबर सिर्फ और सिर्फ यही चाहता था कि ऐसा कोई राजपूत शासक बचे नहीं जो मतलब मेरे खिलाफ हो या मेरी अधीनता स्वीकार ना करे। चूंकि मेवाड़ कर नहीं रहा था और उसकी प्रतिष्ठा के ऊपर ये सबसे बड़ा आघात था, और इसी वजह से वो ये करना चाहता था। हालांकि हमारे कई सारे इतिहासकार तो अलग अलग तर्क देते हैं, कुछ गैर इतिहास पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, जिनको इतिहास का अंश भी नहीं आता, जिनको इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं,
ये कुछ भी बक देते हैं कई बार आपने भी कई सारे स्टेटमेंट सुने होंगे। महाराणा प्रताप एक ऐसा चैप्टर है जिसको राजनीतिक दलों ने भुलाया, ऐसा भुनाया, कभी हरा देते हैं, कभी जिता देते हैं, कभी एक निष्पक्ष रूप से इसकी समीक्षाएं नहीं की गई। हालांकि अगर उसको आप निष्पक्ष रूप से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट नज़र आ जाती हैं कि भारत का उस समय सबसे शक्तिशाली सम्राट एक छोटे से क्षेत्र को, जिसके चारों तरफ मुगल थे, उसको अपने अधीन क्यों करना चाहता था। सिंपल सा बात, वो भी इस शर्त पे कि हम आपसे टैक्स भी नहीं लेंगे, हम आपका घोड़ा भी नहीं दागेंगे। पहले क्या होता था, राजा जब भी अधीनता स्वीकार करता था तो घोड़े के ऊपर दाग लगा दिया जाता था मुगलों का, टैक्स भी देना पड़ता था और कन्या दे के वैवाहिक संबंध भी स्थापित करने पड़ते थे, पगड़ी झुकती थी जाके दरबार के आगे। इन सारी चीज़ों से मुक्त किया था, फिर भी उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो आप ऐसे समझिए कि ऐसा क्यों करवाना चाहते थे। आखिर ऐसा करवाने के पीछे अल्टीमेट जो मेन उद्देश्य था, आप सामान्य अगर सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो एक प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना चुका था। उसने अपनी ईगो पे बात ले ली थी, बस उसको अपना बनाना है। और मेवाड़ इस हेतु तैयार नहीं था। महाराणाओं का जो स्वाभिमान रहा है, महाराणाओं की जो यूँ कहिए कि इतिहास रहा है, उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के लिए कभी कोई समझौता नहीं किया। और इधर अगर अपन महाराणा की बात करें तो महाराणा प्रताप भी अधीनता स्वीकार इसलिए नहीं करना चाहते थे कि वो किसी भी सत्ता के शासन नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनका जो इतिहास रहा है, उनका जो गौरव रहा है, मेवाड़ के महाराणाओं के जो अतीत रहा है, उसको देखते हुए वो कभी भी किसी बाहरी सत्ता के सामने ऐसे घुटने नहीं टेक सकते। ये उनके स्वाभिमान के खिलाफ था। अब एक स्वाभिमान के लिए लड़ रहा था और एक प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहा था। तो आप ऐसे समझिए कि अकबर के लिए प्रतिष्ठा जरूरी थी, उसको बस कैसे भी करके अधीनता स्वीकार करवानी थी, और महाराणा प्रताप स्वाभिमान के लिए लड़ रहा था कि जब तक जिंदा है तब तक हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। वो लड़ाई इस चीज़ की थी। इसमें देखो, अगर अपन धर्म को घुसाते हैं तो कई बार कुछ लोग धर्म को घुसा देते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म। देखो, इसमें धर्म वाली बात थी ही नहीं। हालांकि धर्म सेकेंडरी था, प्राथमिक नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि धर्म नहीं था। जब मुसलमानों ने बाद में उदयपुर के ऊपर जब 1578 में आक्रमण किया, पहले की बातें छोड़िए, जब उदयपुर को मोहम्मदाबाद का नाम दिया, वहाँ पे बड़ी संख्या में कन्वर्जन हुआ था, धर्मांतरण हुआ था। तो धर्म सेकेंडरी उदाहरण इनका का उद्देश्य जरूर रहता था। लूटना भी उद्देश्य होता था, लूटना भी था, धर्म भी था, धन भी था, लेकिन ये प्राइमरी उद्देश्य नहीं थे। ये चीजें और कहीं पे भी की जा सकती थी। साम्राज्य विस्तार भी था, लेकिन ये प्राइमरी नहीं था। साम्राज्य विस्तार कहीं और किया जा सकता था, धर्म, धन, सब चीजें ली जा सकती थी, लेकिन मेन बात थी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा के लिए उनको उस क्षेत्र को पराजित करना था। तो उसके बाद हम आगे धर्म, धन, साम्राज्य विस्तार सब कर सकते थे। तो अकबर के लिए 4 उद्देश्य थे। महाराणा प्रताप की बात करें तो उनको न तो साम्राज्य विस्तार करना था, उनको तो अपने मेवाड़ पे शासन करना था। पहली चीज, उनके लिए साम्राज्य विस्तार कोई बात थी नहीं। दूसरा, धर्म का प्रसार, कभी ऐसा कुछ नहीं रहा। तीसरा, प्रतिष्ठा का सवाल तो नहीं कह सकते, लेकिन स्वाभिमान जरूर था। वो कभी भी किसी की चरणों में अपनी पगड़ी नहीं रख सकते, अपनी पाग उनके चरणों में नहीं जा सकती, वहां हाजिरी नहीं हम दे सकते, वहां का मनसब हम नहीं ले सकते। ये बस स्वाभिमान था, और इसी स्वाभिमान के लिए ही ये सारा संघर्ष हुआ 13 साल का। और अल्टीमेटली मैं बता दूं आपको, 13 साल के संघर्ष के बाद में महाराणा प्रताप एक दफे भी इनके कब्जे में नहीं आए। अकबर को 1 इंच भी जमीन नहीं मिली। लास्ट तक जाते जाते थोड़े बहुत लिए बीच में, लेकिन अंत तक छोड़ना पड़ा। 1597 में जब डेथ हुई महाराणा प्रताप की, तो वो सारी जमीन उनके पास में थी जो उनको विरासत में मिली थी, इवन ज्यादा ही थी।
न महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार की, न महाराणा प्रताप कैद हुए, न मेवाड़ उनके अधीन हुआ, न उनको मेवाड़ की भूमि प्राप्त हुई। प्रतिष्ठा पे गहरा आघात था। और इस आधार पे देखते हैं तो महाराणा प्रताप जो है वो एक प्रकार से विजयी रहे। अकबर इस समय अपनी प्रतिष्ठा को लेके हारा। सेना में भली मत, सेना युद्ध जो था वो निर्णायक, यूं कहिए कि अनिर्णित छूटा, कोई पक्ष हारा न जीता। लेकिन उसके प्रभाव परिणाम देखोगे तो पता चलेगा कि उन प्रभाव परिणामों के आधार पे अकबर हारा था। क्यों? क्योंकि उसकी रेपुटेशन सबसे ज़्यादा खराब हुई थी यहाँ पे। अगर अपन महाराणा प्रताप की बात करें तो वो बाद में कुंभलगढ़ के अंदर रह भी नहीं पाए, वो फिर इन जंगलों में भटकते रहे। लेकिन भटकने के पीछे भी उद्देश्य क्या था? स्वाभिमान। और उस वजह से वो भटकते रहे। कई लोग जो महाराणा प्रताप को कहते हैं कि वो हार गए, उनके पीछे उनका तर्क ये होता है कि हारे नहीं होते तो उनको अपना किला नहीं छोड़ना पड़ता, वो अपने राज्य में। वो तो शिवाजी भी भटकते थे। आप देख लीजिए, शिवाजी को जब हमने पढ़ा है तो उनके कितने अभियान थे, जब उनको बीच में से निकलना पड़ता था। कई बार परिस्थितियां अब वहां से निकल जाते थे और हजार ऐसे जगह, ऐसे मौके आए जब शिवाजी उनसे घिरे भी थे, भाग निकलते थे। शिवाजी को किसने शिवनेरी में और रायगढ़ में बैठने दिया था? ऐसे तो फिर आप कहोगे जो महाराणा प्रताप को हारा हुआ बताते हैं वो शिवाजी को भी हारा हुआ बता दो। लेकिन शिवाजी कभी नहीं हारे। उसी प्रकार महाराणा प्रताप भी कभी नहीं हारे। क्योंकि हार उसे कहते हैं जब सामने वाला अपने उद्देश्यों में कामयाब। आप किसी परीक्षा में फेल हो गए, ये आपकी हार नहीं है। फेल होना, पास होना चलता रहता है, और पास होना कोई जीत भी नहीं। लेकिन हारने के बाद फिर आपका जो प्रतिस्पर्धी या प्रतिद्वंद्वी है, जो आपकी एक प्रकार से जो आपके प्रतिद्वंद्वी हैं, वो आपके हारने के बाद आपके ऊपर जो स्टेटमेंट देंगे, उन स्टेटमेंट का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो तय करेगा कि आप हारे हुए हो जीते हुए हो। उनके स्टेटमेंट आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे और आप इवन गति करते जा रहे हो, आप हारे नहीं हो, बस एक ब्रेक लगा था। हाँ, अगर उनके स्टेटमेंट आपको प्रभावित कर रहे हैं नेगेटिव रूप से तो डेफिनेटली आप हारे। तो मेरा मतलब है कहने का कि युद्ध के अंदर क्या हुआ, लड़े मरे सब दोनों तरफ से, और युद्ध का कोई परिणाम निकला भी नहीं। देखो, एक परिणाम होता है, एक प्रभाव होता है। परिणाम तत्कालिक होते हैं, प्रभाव दीर्घकालिक होते हैं। हल्दी घाटी के परिणामों पर बात करते हैं तो सीधा आता है कि अनिर्णायक छूटा, कोई पक्ष हारा नहीं, कोई पक्ष जीता नहीं, युद्ध खत्म हो गया बीच में ही। हारा जीता तो तब होता जब कोई एक पक्ष उनके कब्जे में आता। अकबर मानसिंह पकड़ा जाता या महाराणा प्रताप पकड़े जाते तो हार जीत का फैसला लिखा जाता। अनिर्णित छूट गया, इस हिसाब से तो बिल्कुल हार नहीं थी। अब जब बात प्रभावों की आएगी तो अब आप ऐसे समझिए कि अल्टीमेटली ये पूरा क्षेत्र वो अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुए। जिस तरह से आपका प्रतिद्वंद्वी आपके हारने के बाद स्टेटमेंट देके अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ तो आप जीते हो। आपके फेल होने के बाद अगर आपका प्रतिद्वंदी स्टेटमेंट के जरिए अपने उद्देश्यों में सफल हो गया तो आप हारे हुए हो। तो अकबर अपने किसी उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। इसलिए हम कहते हैं कंप्लीटली हल्दी घाटी युद्ध को महाराणा प्रताप हारे थे। धर्म का प्रचार वगैरह ये बातें करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि आप नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, ठीक है। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न नहीं बनते कि महाराणा प्रताप हारे थे या जीते थे, लेकिन एक एज ए नागरिक आपको अपने अतीत के गौरव और अतीत की बातों के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप जब अपने स्टूडेंट को आगे जाके लेक्चर बन के पढ़ाओगे तो आप उनको सारी समीक्षा करके बताओ कि एक्चुअल में क्या चीज़ थी। तो अब इन 13 सालों के अंदर हुआ क्या, तो अकबर शासक बन गया था 1556 के अंदर ही, और अकबर ने लगभग सारे क्षेत्र जीत लिए थे और अब मेवाड़ उसकी प्रतिष्ठा का विषय था। और एक तरफ स्वाभिमान था, एक तरफ प्रतिष्ठा की बात थी। और अब अकबर ने 16 कुल की नीति अपनाई थी।
कुल का मतलब मुस्लिम कुल, हिंदू कुल, इन कुलों के बीच में सुलह करना। सुलह का मतलब था शांतिपूर्ण नीति, और शांतिपूर्ण नीति का सीधा मतलब ये होता है कि हम एक दूत भेजेंगे और आप है वो सीधे तौर पे जाति अधीनता स्वीकार कर लो, और इससे सुलह बनी रहेगी दोनों के बीच में और काम सही चलेगा। सुलह कुल की नीति के पीछे मेन उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य एक तो ये थे कि मुगलों को बहुत अच्छे से पता था कि अगर भारत में शासन करना है स्थायी रूप से, तो राजपूत राज्यों के साथ में मित्रता बहुत जरूरी है। अगर राजपूत राज्यों के साथ में दुश्मनी मोल ले ली तो परिणाम ये निकलेगा कि आप राजपूत राज्यों के साथ लड़ते 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 अंततः आप खत्म हो जाओगे, आप अपने साम्राज्य का कभी विस्तार नहीं कर सकते। दूसरा, अफगानों के आक्रमण हो रहे थे और अफगानों से लड़ने के लिए भी आपको अपनी शक्ति पूरी उधर यूज करनी थी। अगर राजपूतों से लड़ोगे तो आप उधर अफगानों से लड़ नहीं पाओगे। तो मुगलों को अफगान शक्ति से बचाना प्लस एक स्थायी शासन स्थापित करना, इस हेतु उन्होंने एक सुलह एक कुल की नीति अपनाई अकबर ने। और इस नीति के तहत वो राजपूत राज्यों में पहले दूत भेजता था, दूत भेज के उनको अधीनता स्वीकार करने के लिए आग्रह करता था कि आप अधीनता स्वीकार कर लो, और अगर वो दूत से नहीं मानते थे तो फिर वो वहाँ पे आक्रमण करते थे। तो अकबर ने सुलह कुल की नीति के तहत 4 दूत भेजे। जलाल खान को भेजा, मान सिंह को भेजा, भगवान दास को भेजा और टोडरमल को भेजा। ये चारों दूत जब असफल हुए, उसके बाद आक्रमणकारी योजना शुरू हुई, जो कि हल्दी घाटी, कोमलगढ़ और दिवेर के रूप में समाप्त होती है। और 1585 में आखिरी अभियान होता है। जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में कोई सफलता नहीं मिली। 1585 के बाद अकबर ने सब प्रकार से मेवाड़ को छोड़ दिया कि अब यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अकबर का मेवाड़ अभियान पूर्ण रूप से असफल हुआ, उसको वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। और हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि छोटे मोटे बीच में युद्ध ज़रूर जीते, युद्ध लड़ाइयाँ जीती जाती है, छोटे बड़े युद्ध भी जीते जा सकते हैं, लेकिन उसको सस्टेन बना के रखना ही सबसे बड़ी सफलता होती है। चलो अब हम इस बात को लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, महाराणा प्रताप के समकालिक मुगल बादशाह अकबर थे, जिसने हिंदुओं के साथ सुलह नीति अपनाई थी, जिसके निम्न उद्देश्य थे। देखिए, पहला उद्देश्य क्या था? मुगल सत्ता को स्थायित्व। क्यों? अगर आप राजपूतों के साथ में आक्रामक नीति अपनाओगे और राजपूतों से लड़ते रहोगे तो आप जो है, अगर जैसे ही अकबर मरेगा और कमजोर उत्तराधिकारी आ गया तो डेफिनेटली सत्ता खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने लड़ाइयाँ मोल ले रखी और अकबर के साथ, औरंगजेब के साथ ये हुआ भी था। तो ऐसी स्थिति में अगर मुगल सत्ता को आपको सस्टेन बना के रखना है तो राजपूतों के साथ में दोस्ती बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लंबे समय तक शासन कर सकते हो। एक तो था ये।
मुगल सत्ता के स्थायित्व के लिए राजपूतों से साथ सुलह ज़रूरी होती थी, मित्रता ज़रूरी थी। ये बात बहुत अच्छी तरीके से अकबर को पता थी। दूसरा उद्देश्य क्या था? देखो, अफगान संकट कंटिन्यू बना हुआ था, क्योंकि मुगल शासक बाबर ने जब मुगल वंश की नींव रखी तो वो आपके इब्राहिम लोदी को मार कर रखी थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में जब इब्राहिम लोदी को मार दिया, और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी, जो कि उस समय अफगान था, उस अफगान को ख़त्म करके और मुगलिया हुकूमत की नींव रखी थी उसने। यह उन अवशेष और उन ध्वंस अवशेषों और उन स्मृतियों पर नींव पड़ी थी जो अफगानों की थी। तो अफगान सारे के सारे मुगल सत्ता से बड़ी नफरत करते थे। शेरशाह सूरी उसी अफगानी का नाम है जिसने मुगल सत्ता को आगे चुनौती दी। तो अफगान जो थे वो आपके कंटिन्यू मुगल सत्ता का विरोध कर रहे थे, और जहां कहीं मौका मिलता था अफगानियों को कि मुगलों के खिलाफ युद्ध है, तो वो अफगानी सारे मुगलों के विरुद्ध हो जाते थे। जब आप अकबर की और महाराणा प्रताप का जब युद्ध होता है हल्दी घाटी का, तब आप पढ़ते हो कि हाकिम खान सूर अकबर का सेनापति, महाराणा प्रताप के सेनापति थे। क्यों? क्योंकि हाकिम खान सूर अफगान था। जितने भी मुसलमान नाम आ रहे हैं इस सेना के अंदर, ये सारे के सारे अफगानी थे। और जब महाराणा सांगा के बारे में जब अपन पढ़ते हैं, तब आपने वहां पे एक और सेनापति का नाम सुना होगा। तो जितने भी ये सेनापति थे ये सारे अफगानी थे, और ये अफगानी मुगलों को पराजित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजपूतों के साथ में आते थे, ताकि ये वो एक प्रकार से मुगलों को पराजित करके वहां से हटा सके। और बाबर के बाद में जब हुमायूं का शासन शुरू हुआ तो शेरशाह सूरी अपने उद्देश्यों में कामयाब हुआ, और बाबर के पुत्र हुमायूं को हटा के और भारत में सूर वंश की नींव रखी, वो भी अफगानी था। तो भारत में 2 अफगानी राजवंश हुए, लोदी वंश हुआ और बाद में सूर वंश हुआ। अकबर ने उसी सूर वंश को खत्म करके पुनः मुगल सत्ता की नींव रखी। तो भारत में अफगानियों के और मुगलों की लड़ाई चलती आ रही थी, और अकबर बहुत समझदार शासक था। उसको पता था कि अगर राजपूतों से लड़ाई मोल लेंगे तो डेफिनेटली अफगानियों को हम टक्कर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सेना डाइवर्ट हो जाएगी, आधी मुगलों से राजपूतों से लड़ेगी और आधी सेना को अफगान पराजित कर लेते। इसलिए पूरी सैन्य बल जो है वो पूरा का पूरा अगर अफगानियों से लड़ेगा तो डेफिनेटली हम अफगानियों को पराजित कर लेंगे। इस वजह से उन्होंने राजपूतों के साथ में शांतिपूर्ण नीति अपने रखना ज़रूरी समझा था। ठीक है, तो अफगान सुरक्षा या अफगान संकट से सुरक्षा, हम इसके पीछे कई सारे और कारण भी लिख सकते हैं, लेकिन टॉपिक अगर यह मुगल काल होता तो इस पे 4 बातें और होती, लेकिन टॉपिक मुगल काल नहीं है, ये टॉपिक महाराणा प्रताप का है, तो इसमें इतना ही करेंगे। ठीक है, तो इसके तहत करते क्या थे, जिसके निम्न उद्देश्य थे। इस नीति के अंतर्गत, इस नीति के अंतर्गत आरंभ में शांति दूत भेजकर राजपूत राज्य को अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा जाता था। प्रस्ताव अस्वीकृति की स्थिति में आक्रमण नीति अपनाई जाती थी।
ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। अच्छा, एक वो पॉइंट भूल गए कि बचपन में कीका कहते थे, ठीक है, कई चीज़ें छूट जाती है, कुछ पॉइंट छूट जाते हैं। कीका मतलब था बच्चा, छोटा बच्चा, कीका बोलते वहाँ पे, सभी कोई कीका बोलते हैं। तो महाराणा प्रताप को भी कीका ही बोलते थे, कोई विशेष कुछ नहीं है ना। तो अब देखिए क्या हुआ। महाराणा मुगल संबंध 16 कुल की नीति उद्देश्य, और इसके तहत सबसे पहले किसी भी जो भी राजपूत स्टेट था उसको सबसे पहले ये एक प्रस्ताव भेजते थे कि आप अधीनता स्वीकार कर लो। उन प्रस्तावों पे जयपुर ने कर ली थी, जोधपुर ने कर ली थी, जैसलमेर ने कर ली थी, बीकानेर ने कर ली थी, लगभग सभी स्टेट ने कर ली थी। अगर प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता था तो फिर उसके पीछे युद्ध अभियान किया जाता था। और अकबर के दरबार से 4 शांति दूत महाराणा के दरबार में पहुंचते हैं, और ये सभी प्रस्ताव जब अस्वीकृत हुए तब आक्रमण नीति के तहत हल्दी घाटी का पहला युद्ध हुआ। ठीक है, अब मैं अगले स्लाइड पे आ रहा हूं। इसके अंतर्गत अकबर के दरबार से 4 शांति दूत या शिष्टमंडल महाराणा प्रताप के दरबार में गए, परंतु सभी असफल रहे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दूतों के बारे में लिख लेते हैं, जो कि जलाल खान कूची, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, इन चारों के नेतृत्व में जो है वो आपके 4 दल आए। और बस नाम याद रख लेना है, क्रम याद रखना है, इनका क्रम पूछते हैं परीक्षाओं में हमारे। तो देखिए, सबसे पहले आया जलाल खान कूची। ये उसी साल आ गया था जिस साल महाराणा बने थे। असफल रहा, चूंकि चारों ही असफल रहे। दूसरे थे मान सिंह। अब एक 1572 में है, बाकी सारे 73 में है। मान सिंह कछवाहा थे, जयपुर के, अधीनता पहले स्वीकार कर चुके थे। ठीक है, दूसरे। तीसरे जो थे वो आपके थे भगवंत दास, ये भी कछवाहा थे और ये भी 1573। और चौथे थे टोडरमल, चौथे क्या 73, टोडरमल, और ये भी थे आपके 1573। तो ये 4 दल गए और चारों ही, ध्यान रखना, चारों ही असफल रहे। इस कारण आगे 3 बड़े संघर्ष होंगे, युद्ध होंगे। ठीक है, हल्दी घाटी, कोंबलगढ़ और आपके दिवेर का। थोड़ा मान सिंह के बारे में हम थोड़ा एक्स्ट्रा जानना चाहेंगे। देखिए, मान सिंह का क्या मैटर था। ये डूंगरपुर के आसकरण को हराकर वापस आ रहे थे। ध्यान से समझना, डूंगरपुर के शासक आसकरण को हरा के वापस में आ रहे थे, तब इनको संदेश पहुंचता है कि आप मना के आ जाओ। ये तो मना नहीं पाए मान सिंह कछवाहा तो, सॉरी जलाल खान तो। तब वापसी में जब ये जा रहे थे ना आगरा की तरफ डूंगरपुर से, तो फिर ये वापसी में उदयपुर की तरफ चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं मान सिंह कछवाहा, और वहाँ पे अब यहाँ पे 2 मत आ जाते हैं। कुछ ग्रंथ जो है, जैसे रीमा आहूजा ने लिखा है महाराणा प्रताप इनविंसिबल वॉरियर, अपराजित योद्धा, जिसको कभी पराजित नहीं किया जा सकता। उस पुस्तक में रीमा आहूजा ने क्या लिखा है, रीमा आहूजा ने लिखा है कि इनकी भेंट आपके झील के पाल पे हुई थी, उदय सागर झील के पाल पे। लेकिन गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि यह मीटिंग जो है वो आपकी गोगुंदा में हुई थी। लेकिन उदय सागर जो झील है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तर्क आते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय का जो साहित्य है वो लगभग सारा उदय सागर झील के पक्ष में है।
अब दूसरा एक बात ये भी आती है कि जब इस पाल पर बैठक हुई, झील की पाल पे, तो वहाँ पे कहते हैं कि महाराणा प्रताप आए ही नहीं थे, उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को भेजा था। उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए हम नहीं आएंगे। और कुछ विद्वान ये लिखते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि अगर आप जयपुर के महाराजा की हैसियत से आई हैं तो मैं आ जाता हूँ, अगर आप मुगल बादशाह अकबर के दूत की हैसियत से आए हैं तो महाराणा प्रताप नहीं आएगा। ऐसे करके उन्होंने अकबर एक प्रकार से मान सिंह का अपमान किया था। तो मान सिंह के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं कि डोंगर पर के आसकरण को पराजित करके वापसी में उदयपुर या मेवाड़ लिख लेते हैं, मेवाड़ आए। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, अमर सिंह व मान सिंह की भेंट उदय सागर झील की पहाड़ पर हुई। पहाड़ यानी किनारा पर हुई। कुछ इतिहासकार क्या बताते हैं, गोगुंदा। ऐसे विवादित प्रश्न परीक्षा में आते भी नहीं है ना, गोगुंदा बताते हैं। एक और पॉइंट भी भगवंत दास के बारे में ध्यान रखना है कि अबुल फजल ने क्या लिखा है। अबुल फजल लिखते हैं कि भगवंत दास सफल हुए थे और भगवंत दास ने अकबर इसको महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया था और उन्होंने एक प्रकार से अमर सिंह को दरबार में भेज भी दिया था, ऐसा लिखते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। तो अबुल फजल ने क्या लिखा है कि अधीनता स्वीकार कर ली थी भगवंत दास के समय। अबुल फजल के अनुसार भगवंत दास के समक्ष महाराणा ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, ये बस फजल कहता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि इन चारों का क्रम याद रखना। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, और जब इतने सारे अभियान असफल हो रहे थे तब अब्दुल रहीम खान खाना ने एक स्टेटमेंट दिया कि तुर्की समाप्त हो जाएगा, तुर्की खत्म हो जाएगा, लेकिन महाराणा का जो आत्म स्वाभिमान है, महाराणा का जो प्रण है, ये शाश्वत रहेगा, वो झुकने वाला नहीं है। अब्दुल रहीम खान खाना का स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि तुर्की समाप्त होगा लेकिन मेवाड़ शाश्वत रहेगा, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान शाश्वत रहेगा, वो किसी भी सूरत में झुकने के लिए रेडी नहीं होगा, भले आप कितने भी अभियान जो है वो भेज दो। ये एक प्रकार से मैं इस स्टेटमेंट को आगे लिखना चाहूँगा। आप इसको पहले इस बात को पूरा नोट कर लो। ठीक है, इन अभियानों की असफलता पर अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा था कि तुर्की नष्ट हो जाएगा। तुर्की क्यों? क्योंकि ये टर्किश थे सारे। ठीक है, ये मुगल बादशाह वगैरह ये इनका तुर्की से संबंध जुड़ता है। ठीक है, तुर्की नष्ट हो जाएगा परंतु
महाराणा प्रताप के वचन व स्वाभिमान शाश्वत रहेगा। ठीक है, ये खान खाना का स्टेटमेंट था। तो इस प्रकार 4 अभियान भेजे, चारों जब असफल हुए तो उसके बाद अब आपके हल्दीघाटी का युद्ध होगा और अब आक्रमण नीति शुरू होगी। ठीक है, सुलह कुल के अंदर अब आक्रमण नीति होगी और आक्रमण नीति के अंतर्गत नीति। ठीक है, अब हम आक्रमण नीति पे आते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बैटल ऑफ हल्दीघाटी। हल्दीघाटी युद्ध। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।